चैप्टर नंबर 2 9th मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है उसका एक हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ ए शॉर्ट एंड efficient way of writing very large numbers or very small numbers। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इट इज़ ए शॉर्ट एंड एफिशिएंट वे। ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है। एक छोटा और एक एफिशिएंट वे है। किस चीज़ के लिए होता है? फॉर राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स को लिखने के लिए या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को लिखने का एक शॉर्ट मेथड है ये। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, और क्वांटिटीज़ हमारे पास डेली लाइफ के अंदर होती हैं। एक क्वांटिटीज़ तो वो होती हैं जो डेली लाइफ में होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एवरीडे लाइफ क्वांटिटीज़, जो कि डेली हमारे इस्तेमाल में होती रहती हैं। एवरीडे लाइफ क्वांटिटीज़ ये कौन कौन सी हमारे पास हैं, इसकी मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, फ़र्ज़ कर लें कि एज ऑफ ए स्टूडेंट, या फ़र्ज़ कर लें टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है किसी वक्त का टेम्परेचर ले लें, या फ़र्ज़ कर लें स्कूल फ़ीस की बात कर लेते हैं। ये क्वांटिटी है एक, स्कूल फ़ीस। और बहुत सारी डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, और हम उनको शो करते हैं नंबर्स के साथ। तो जब हम एज की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई नंबर तो शो करेगा। किसी स्टूडेंट की कोई एज है, फ़र्ज़ कर लें किसी स्टूडेंट की एज है सपोज़ 15 ईयर्स, ठीक है। और फ़र्ज़ कर लें कि अभी जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़र्ज़ कर लें किसी स्टूडेंट की स्कूल जो फ़ीस है, फ़र्ज़ कर लें वो है 6,500 रुपीज़, 6,500 रुपीज़। तो अब आप देखें क्या है, ये डेली लाइफ क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, और इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने किससे शो किया? नंबर्स के साथ। अब एक नंबर कौन सा है? 15। यहाँ नंबर कौन सा है? 35। यहाँ नंबर कौन सा है? 6,500। तो ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं, न उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम हमें होता है, न इनकी आपस में कोई कैलकुलेशन अगर मैं कह दूं कि प्लस कर लें या माइनस कर लें, ठीक है, तो उसमें भी कोई इशू ज़्यादा नहीं होता। और अगर इसको अपना पढ़ा जाए तो पढ़ने में भी कोई इशू नहीं होता ना। ये 6,500 है, ये 35 है, 15 है। तो आम ज़िंदगी में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए जो हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, ना उनमें पढ़ने का कोई इशू होता है, ना लिखने का कोई इशू होता है, ना कैलकुलेशन का कोई इशू होता है। मगर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें वो कौन सी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, उसकी एक दो मिसाल ले लेते हैं। वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर सबसे पहले मैं ये लिखूँगा कि हमारे पास जो है, फ़र्ज़ कर लें कि मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ एक क्वांटिटी है, उसके लिए कोई ना कोई नंबर इस्तेमाल होगा। या और बड़ी जो क्वांटिटी है वो है मास ऑफ सन। या उसके अलावा और बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। सपोज़ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, और उसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। तो अब ये जो हमारे पास मैंने जो लिखी हैं, मिसाल के तौर पर 3 लिखी हैं, होती तो बहुत सारी हैं।
उनके लिए नंबर्स जो इस्तेमाल होते हैं वो नंबर्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो हम मिसाल इसी के ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ की ले लेते हैं ना। अब मास ऑफ अर्थ जो है, अगर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को अगर देखा जाए, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अर्थ, या यूँ कह देंगे अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ अर्थ, अगर उसी को देखा जाए तो वो कितना होता है, उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि ये है हमारे पास 6, ये मैं 0 लिखता जा रहा हूँ। अब ये हमारे पास हो गया अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ अर्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर्स हैं इसमें 0 के, और ये kg। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नंबर कितना बड़ा है। देखें, इसको लिखने में हो सकता है अगर कोई गलती हो जाए हमसे, ठीक है, और इसको पढ़ने का भी बड़ा इशू होता है। और ऐसे 2-3 नंबर्स हमारे पास आ जाएं और उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो इट्स ए वेरी बिग इशू। तो सिर्फ इसको अगर पढ़ने की ही बात की जाए, मैं इसको आपको एक आइडिया देता हूँ कि देखें कितना मुश्किल है, ये कितना मुश्किल है, सिर्फ इसको पढ़ना ही कितना मुश्किल है। देखें कि हम जानते हैं कि ये 3 नंबर्स आखिर वाले होते हैं, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये होते हैं यूनिट, उसके बाद ये यूनिट हो गया, ये टेंस, और ये क्या हो गया 100, ऐसे ही है ये 3 नंबर। अच्छा, अब अगर इनको देखा जाए तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, ये नंबर इस्तेमाल होते हैं फॉर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के लिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर जो है, स्पेशली अमेरिकन सिस्टम, उसमें ये पहले 3 नंबर्स हैं, ये तो हमारे पास हो गए यूनिट, 10, 100। उसके बाद जो 3 हमारे पास डिजिट्स आती हैं उसको हम थाउजेंड्स में काउंट करते हैं, हम सब जानते हैं। और उसके बाद हम किस में काउंट करते हैं, ये भी हम सब जानते हैं, क्या होता है वो मिलियंस होता है, ठीक है। और मिलियंस के बाद फिर जो आगे जो 3 डिजिट होती हैं ये भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। ये किसके लिए शो करते हैं, ये बिलियंस के लिए इस्तेमाल होता है ना, ऐसे ही है ना। तो अब देखें, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके नाम भी चेंज होते जाते हैं ना। और उसके बाद जो नंबर्स आते हैं 3, तो आप याद रखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स में 3-3 के वो बनते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं ये ट्रिलियन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ट्रिलियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट, वो जो फिर जो 3 है हमारे पास, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर इस्तेमाल होते हैं ट्रिलियंस के बाद, ये जनाब होता है क्वाड्रिलियन, ये क्वाड्रिलियंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 हैं उसको क्या पढ़ा जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है क्विंटिलियन। देखें कितने मुश्किल हैं, पढ़ना ही कितना इशू है हमारे लिए, क्विंटिलियन। फिर जनाब फिर जो 3 होते हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं उसको मैं बता दूं आपको, ये हमारे पास होते हैं सेक्सटिलियन। आपको अंदाज़ा हो रहा है, देखो कितना मुश्किल हो रही है काउंटिंग। और उसके बाद जो आगे जो 3 नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, उनको पढ़ा जाता है सेप्टिलियन। तो सिर्फ आप ये देखेंगे ना, पढ़ने के हवाले से ही देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ डिफ़िकल्ट दिस नंबर्स आर टू रीड आउट। सिर्फ पढ़ना ही कितना मुश्किल हो जाता है ना। देखो ये थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, क्वांटिलियंस, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन। तो जनाब अगर मास ऑफ अर्थ की बात की जाए तो कितना है हमारे पास, ये मैंने जो लिखा है उसको अगर पढ़ा जाए तो देखें यहाँ पर लकीली हमारे पास 0 है ना, तो पढ़ना थोड़ा सा आसान है। क्या पढ़ेंगे, 6 सेप्टिलियन। तो मास ऑफ अर्थ कितना हमारे पास, मास ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है कितनी है जनाब, 6 सेप्टिलियन, ये है ना। मगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर यहाँ डिजिट्स होती हैं, ये सारे डिजिट्स होते हैं, नंबर 0 ना होते तो पढ़ना कितना इशू था हमारे लिए, कितना बड़ा मसला है। तो देखें बड़े नंबर्स के लिए पढ़ना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल, और उनकी कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है। तो सिर्फ ये बड़े नंबर्स के लिए होता है या छोटे नंबर में भी ऐसे ही इशू होता है? बिल्कुल छोटे नंबर में भी यही इशू होता है। जब छोटे नंबर्स की बात करते हैं ना, तो उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ की, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं
तो उसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ मैं, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पेश क्यों आई। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, तो जनाब इसके लिए वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे पास फ़र्ज़ कर लें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, राइट। और इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। या उसके अलावा अपना रेडियस ऑफ एटम की बात कर लें, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, तो ये मिसालें मैंने दी हैं कुछ, उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ है ना, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ को लिखना भी इशू। या मिसाल के तौर पे हम देखें, पहली मिसाल ले लेते हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। यहाँ हम आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है और वो कितना होता है, देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक मिसाल ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मास, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास अप्रॉक्सीमेट है, तो मैं आपको लिख के बताऊँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि छोटे नंबर्स को लिखना भी इशू होता है ना। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जनाब क्या होता है, 0.000 देखें कितना छोटा नंबर है। और देखें इसमें गलती का चांस भी कितना होता है, बहुत ज़्यादा गलती का चांस होता है, इसमें लिखने में ही गलती का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब अंदाज़ा करें कि कितना छोटा नंबर है और इतने ज़ीरो जिसके अंदर आ गए हैं। देखें आप ज़ीरो के खाली पेड़ देख लें, 3 के अगर पेड़ आप देख लेंगे, देखें कितने बन रहे हैं, देखें 1, तो ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। अंदाज़ा हो रहा है कि छोटे नंबर जो होते हैं उनको लिखना भी इतना ही मुश्किल है जितना बड़े नंबर को लिखना होता है ना। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक मिसाल दे दी मैंने। तो अब इसको पढ़ना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल। तो अब इस मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जनाब साइंटिफिक नोटेशन का एक फॉर्मेट होता है। अब वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट क्या है, और बड़ा आसान सा है साइंटिफिक नोटेशन। तो उसमें क्या होता है जनाब, उसमें सबसे पहले एक डिजिट होता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, फिर डेसिमल पॉइंट होता है, फिर 1 या 2 या उससे ज़्यादा पॉइंट के बाद जो होता है कि 3 डिजिट भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 4, 5, 6, मगर लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती हैं। इनटू, फिर उसके बाद क्या होता है 10, फिर उसके बाद 10 के ऊपर फिर एक हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। अब ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट है साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में क्या है कि आपके पास एक डेसिमल पॉइंट है, उससे पहले डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये जो एक डिजिट होता है ना, ये खासियत इसकी ये है कि जनाब ये जो होता है ये नॉन ज़ीरो होता है। दिस इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि इसमें आप ज़ीरो नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर डिजिट दे सकते हैं, कभी भी ज़ीरो नहीं आता। तो साइंटिफिक नोटेशन की पहली कंडीशन क्या है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होता है, और वो जो एक डिजिट है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, मगर ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, हज़ारों में नहीं होते, 6, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लिमिटेड, छोटी क्वांटिटी में। और दूसरी बात कि ये जो डिजिट्स हैं ना पॉइंट के बाद, इसमें ज़ीरो पॉसिबल होता है, यहाँ ज़ीरो आ सकता है। अच्छा, उसके बाद 10 के ऊपर जो पावर होता है ना, ये पावर जनाब क्या होता है, ये इंटीग्रल पावर होता है। इंटीग्रल पावर होता है या इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता है ना, इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि या तो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, या तो पॉजिटिव, या तो क्या होगा कि नेगेटिव होगा, या तो जो है ये ज़ीरो होता है ना। तो ये जो पावर है ना हमारे पास, कभी पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी नेगेटिव इंटीजर होता है, और कभी ज़ीरो होता है। तो अब ये है इसका फॉर्मेट। तो इसकी एक दो मिसाल मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे
हम एग्जांपल ले लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की कुछ मिसालें ले लेते हैं ताकि आपका आइडिया फर्दर क्लियर हो जाए। तो पहली मिसाल मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 5.623 इंटू 10 पावर और मैंने लगा दिया +7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं एक नंबर ले लिया 6.2314 इंटू 10 पावर -5 ले लिया और एक मैंने और मिसाल ले ली 2.071 इंटू 10 पावर 0। तो अब आप देखें तीनों जो मिसालें हैं, इन तीनों मिसालों में क्या है कि पावर कभी पॉजिटिव आ रहा है, पावर कभी नेगेटिव आ रहा है, पावर कभी ज़ीरो आ रहा है और पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट है। देखें एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद है ना, और वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, ना ये ज़ीरो है, ना ये ज़ीरो है, ना ये ज़ीरो है। और उसके बाद 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया या इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें हमें मालूम होता है कि कहा जाता है कि ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज़ जो है, ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या किया था कि 3rd सेंचुरी BC के अंदर 3rd सेंचुरी BC के अंदर उन्होंने कोशिश की कि ये अंदाज़ा लगाया जाए कि यूनिवर्स के अंदर कितने टोटल सैंड ग्रेन्स इस्तेमाल होंगे। अगर यूनिवर्स को सैंड के ग्रेन से अगर फिल किया जाए तो कितने हमें सैंड के ग्रेन्स चाहिए। तो उसको कहते हैं आर्किमिडीज़ एस्टीमेट। क्या एस्टीमेट था उसका, उसने क्या मालूम करने की कोशिश की थी उस ज़माने में, किस ज़माने की बात हो रही है, 3rd सेंचुरी BC की। तो उन्होंने क्या मालूम किया था, नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स टू फिल द यूनिवर्स। तो उन्होंने जो नंबर लिखा था वो था 1 इंटू 10 पावर 63। तो कहा जाता है कि सबसे पहले आर्किमिडीज़ ने इसको स्टार्ट किया था और 1 इंटू 10 पावर 63 उसने लिखा था कि इतने जो है ना सैंड ग्रेन्स चाहिए यूनिवर्स को फिल करने के लिए। तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब ये क्लियर हो गया। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, मास ऑफ अर्थ की बात कर लें, तो मास ऑफ अर्थ अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो ये हमारे पास होता है, मास ऑफ अर्थ की बात कर लें तो ये होता है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ये अंदाज़न होता है। तो अब देखें ये लिखना मुश्किल है मगर ये लिखना आसान है। इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो जनाब ये अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे हो जाता है 9.10938 इंटू 10 पावर -31 kg। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये लिखना आसान है। देखो साइंटिफिक नोटेशन लिखना आसान है और ऑर्डिनरी नोटेशन इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट।